Welcome to Medify. So let's start pharmacology. In pharmacology, we will discuss today a new unit which is autonomous nervous system. In autonomous nervous system, we start today the cholinergic drug and some introduction. So let's first discuss how we will study autonomous nervous system or ANS. In ANS, we have planned total 5 videos or it can be 4. The first video is of intro of ANS plus cholinergic drug, so it can be bigger of some 50 40 40 50 55 minutes cholinergic drug. Second video is for anticholinergic drug. Third is for adrenergic drug, and fourth is for anti-adrenergic drug, and fifth is for glaucoma. ओके, समझ में आया? यानी कि अपन टोटल 5 वीडियो बनाएंगे. पहले में अपन इंट्रोडक्शन और कोलिनर्जिक ड्रग लेंगे, दूसरे में अपन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, तीसरे में एड्रेजेनिक, चौथे में एंटी एड्रेजेनिक और ग्लोकोमा. देखो जो छोटे छोटे टॉपिक्स इसमें, जैसे कि स्मोकिंग डी एडिक्शन है, अल्जाइमर्स का ट्रीटमेंट है, माइस्थेनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट है, मसल रिलैक्सेंट मतलब जो माइस्थेनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट माइस्थेनिया ग्रेविस में आता है. तो ये जो ट्रीटमेंट है ये जिन कैटेगरीज में है मैंने उन कैटेगरी में मर्ज कर दिया है. अगर आपका ये है कि कॉलेज में तो हमें अलग से पढ़ाया गया है कि भैया स्मोकिंग डी एडिक्शन अलग से पढ़ा है, तो इसमें अलग से नहीं है. स्मोकिंग डी एडिक्शन जैसे उसमें है कोलिनर्जिक में, तो कोलिनर्जिक में मैंने उसको पूरा इंक्लूड कर दिया है. ठीक है, अगर उसमें एंटीकोलिनर्जिक की ड्रग आई तो अपन उस टाइम लिख लेंगे, बाद में अपन उसको एक बार फिर से पढ़ लेंगे, लेकिन अभी के लिए वो कोलिनर्जिक में फिट है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द टुडे विच इज कोलिनर्जिक ड्रग्स. नो इंट्रोडक्शन. पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन. तुमने ये तो पढ़ा होगा अपनी बॉडी के अंदर कि भैया से एक होता है नर्वस सिस्टम नाम की कोई चीज़, एनएस. इसके होते हैं 2 पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ आती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये सोमैटिक है, ये सिंपैथेटिक है, और ये है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. समझ में आया कि नर्वस सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? चलो ये इतना समझ में आया. आगे बढ़ते हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो, इन दोनों में फ़र्क क्या है सुनना. ऑटोनोमस में ये तो कन्फर्म है ना कि अपने को सिर्फ वही चीज़ देखनी है, यानी कि जो ऑटोमेटिकली हो रही है. ठीक है, अपन देखते हैं इफेक्ट्स. यहाँ लिखते हैं अपन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. इफेक्ट, सबसे पहला इफेक्ट अपन देखते हैं हार्ट रेट. पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा हार्ट रेट का? पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा हार्ट रेट का? डिक्रीज हो जाएगा. सिंपैथेटिक में इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, देन सेकंड ब्रोंकस. पैरासिम्पैथेटिक में कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा. सिंपैथेटिक में डायलेट हो जाएगा. ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? ये अपन पढ़ रहे हैं कि इफेक्ट्स क्या क्या हैं सिंपैथेटिक के और पैरासिम्पैथेटिक के, ताकि जब अपन ड्रग्स पढ़ेंगे अगर मैं ये बोल दूं कि ये ड्रग सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगी, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें आ जाए कि हाँ मतलब ये ड्रग अगर सिंपैथेटिक को एक्टिवेट कर रही है मतलब ये हार्ट रेट को बढ़ाएगी, ब्रोंकस को डायलेट करेगी, और प्यूपिल को क्या करेगा? सिंपैथेटिक प्यूपिल को करेगा डायलेट, यानी कि मिड्रियासिस कॉज करेगा. क्या कॉज करेगा? मिड्रियासिस. याद रखना, जो डायलेशन ऑफ प्यूपिल होता है वो उसको बोलते हैं मिड्रियासिस, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल को क्या बोलते हैं? मियोसिस. फिर से देखो इसको अच्छे से, इंपॉर्टेंट है मिड्रियासिस और मिड्रियाटिक ड्रग, बहुत इंपॉर्टेंट है मिड्रियासिस. और अगर आप सेकेंड ईयर पढ़ना शुरू ही कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मायोसिस, क्योंकि हर प्रैक्टिस में आपसे बोलेंगे कि बताओ मिड्रियाटिक ड्रग कौन सी है, इसको रट लेंगे अपन भी. ठीक है, ब्लेडर जो होगा पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा? कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और सिंपैथेटिक में रिलैक्स हो जाएगा. देन स्टमक के अंदर पैरासिम्पैथेटिक में HCl बढ़ जाएगा और यहाँ पे HCl कम हो जाएगा. देन आता है अपने पास एडिपोस टिश्यू.
उसका क्या होगा, तो यहाँ पे होगा लाइपोजेनेसिस और यहाँ पे क्या होगा, लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस। अब सुनो कि तुम्हें समझ में कैसे आएगा, याद कैसे रहेगी चीज़ें, सुनना। पैरासिम्पैथेटिक को रिलेट करना रिलैक्स स्टेट से और इसको रिलेट करना इमरजेंसी स्टेट से। जस्ट सपोज तुम्हें किसी ने चाटा मार दिया, सपोज तुम्हें किसी ने चाटा मार दिया, तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा कि मैं उसको मारूंगा, ठीक है। तुम्हारी हार्ट रेट, चलो रेट पेन से बनाता हूँ, तुम्हारी हार्ट रेट 100 पार कर देगी, 150 पार कर देगी। इतना गुस्सा आ रहा है कि मारना है मारना है मारना है मारना है। तुम गहरी गहरी सांसें लोगे, ब्रोंकोडायलेट हो गया। प्लस तुम चीजें ढूंढोगे मैं कैसे मार सकूं, तुम्हारा मिड्रियासिस कॉज हो रहा है। क्या तुम्हें उस टाइम पे सुसु आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तुम्हारा बेटा रिलैक्स हो गया बिल्कुल, भाई सारी चीजें गई, छोड़ मेरे को सिर्फ मारना सामने वाले को, चाहे जो हो जाए, चाहे जो मिल जाए मैं उससे मार दूंगा। लंबी लंबी सांसें लूंगा, दिल की धड़कनें कानों तक सुनाई देगी, इतना गुस्सा आ रहा है। स्टमक का कोई नजर नहीं है, एससीएल आ ही नहीं रहा है बॉडी में, यानी कि तुमको जरा सा भी कुछ शौक नहीं, ना कुछ खाने का मन हो रहा है, ना तुम्हारा खाना पच रहा है। तुम्हारा सारा ब्लड जो है सब पेरीफेरी में जा रहा है, ताकि तुम्हारे लिम्स में पूरा पूरा ब्लड है, तुम्हारे हाथ गर्म हो चुके हैं। उसके बाद तुम्हारा एडिपोस टिश्यू क्या हो जाएगा, लाइपोलाइसिस हो जाएगा। तो एडिपोस टिश्यू टूटने लगेंगे ताकि वो ग्लाइकोजन को तोड़, ताकि वो ग्लूकोज दे अपनी बॉडी के अंदर। एडिपोस टिश्यू से वो मिलता है, ये तो पढ़ा होगा ना बायोकेमिस्ट्री में कि इससे एनर्जी जनरेट होती है। तो भैया से एनर्जी जनरेट हो रही है, तुम चाहोगे भैया बस कुछ भी हो जाए मेरे को मारना है मारना है मारना है। ये हो गया हमारा सिंपैथेटिक। समझ में आया क्या करना है, इमरजेंसी, किसी ने चाटा मार दिया। अब बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक। अब सुनो कि हुआ क्या है। तुम बढ़िया बीच पे हो, कहाँ हो, बढ़िया बीच पे रिलैक्स कर रहे हो। अब हुआ क्या, बढ़िया बीच पे बैठे हो आराम से, पास में किंगफिशर की बॉटल रखी हुई है। चलो बात करेंगे इसके बारे में बाद में। अभी देखो, बढ़िया पास में किंगफिशर की बॉटल रखी हुई है, तुम्हारा हार्ट रेट डाउन हो गया है, बढ़िया रिलैक्स। ब्रोंकस, तुम छोटी छोटी सांसें ले रहे हो अपने अपने रिलैक्स स्टेट में, धीरे 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 किंगफिशर भी चल रही है, सांसें भी धीरे धीरे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। मायोसिस, तुमको क्या जरूरत दूर दूर देखने के, अपने आजू बाजू देख लोगे, बीच पे हो तुम तो, ठीक है। ब्लेडर तुम्हारा कंस्ट्रिक्ट हो गया है, मतलब तुम समझ सकते हो ब्लेडर कंस्ट्रिक्ट हो गया मतलब तुम्हारा फ्लो नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। स्टमक बढ़िया एचसीएल प्रोड्यूस कर रहा है, तुम्हारा खाना अच्छे से पच रहा है और तुम्हें भूख भी लग रही है। लाइपोजेनेसिस, तुम बढ़िया खा रहे हो पी रहे हो, तुम्हारी बॉडी में जो लिपिड स्टोरेज है वो बढ़ती जा रही है, तो लाइपोजेनेसिस हो रहा है। तो ये सारी कहानी होती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की, तुमको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही अजीब सा टॉपिक विच इज़ दिस एसिटाइलकोलिन। क्या है ये? एसिटाइलकोलिन है भैया। अब सुनो एसिटाइलकोलिन क्या कहता है। एसिटाइलकोलिन ये कहता है कि मैं आऊँगा। ये प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है, प्रीसिनेप्टिक, ये पोस्ट सिनेप्टिक है। अब होगा क्या, जो एसिटाइलकोलिन है वो आएगा यहाँ पे, याद रखना यहाँ पे एक चीज़ नहीं करी है इस फोटो में, यहाँ पे ना इसको वेसिकल में डालते हैं। किस में डालते हैं? वेसाइकल में। याद है सिनेप्टिक वेसाइकल्स होती है जो कि आगे डिस्टर्ब होती है, वो सिनेप्टिक वेसाइकल में डालते हैं। इसको ब्लू से लिखता हूँ मैं, सिनेप्टिक वेसाइकल्स में डालते हैं, ये वेसाइकल है, वेसाइकल है ना। ये आएगी जैसे ही तुम्हारा नर्व एंडिंग पे इम्पल्स पहुंचा, तुम्हारा सोडियम बाहर से चैनल के थ्रू गया अंदर, वो गया कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसको क्या बोल देंगे? इसको बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां से निकलेगा कैल्शियम आयन जो कि यहाँ पे ऐड करेगा। क्या निकलेगा? कैल्शियम आयन बाहर निकलेगा, यहाँ पे ऐड करेगा, तुम्हारा एसिटाइलकोलिन बाहर जाएगा और यहाँ तुम्हारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे तुम्हारा एसिटाइलकोलिन चले जाके अपना एक्शन दे देगा। कहाँ पे एक्शन देगा? दो रिसेप्टर्स अपने पास, एन और एम रिसेप्टर्स, अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद इसी लेक्चर में, एन और एम रिसेप्टर्स। हाँ, तो भैया ये समझ में आया अब तक क्या हो रहा है। लेकिन हमने को करना है क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी तो अपने को पता थी कि भैया सिनेप्टिक वेसाइकल्स में तुम्हारे पास प्रेजेंट है क्या? एसिटाइलकोलिन। जैसे ही नव इम्पल्स आएगी, सोडियम आयन आएगा बाहर से अंदर, वो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होगा, वो जाएगा तुम्हारे चैनल्स पे, जो चैनल क्या करेंगे? एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर देंगे, एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर देंगे। कहाँ रिलीज कर देंगे? स्नैप में रिलीज कर देंगे, ताकि स्नैप से वो पोस्ट सिनेप्टिक में चले जाए। लेकिन अपने को क्या पढ़ना है? ड्रग्स। यस। अब सुनो क्या कहानी है। सबसे पहले एक ड्रग पढ़ो, उसका नाम है बोट्यूलिनम टॉक्सिन। बोट्यूलिनम टॉक्सिन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है तो सुनना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इट ब्लॉक्स रिलीज ऑफ कैल्शियम, इट ब्लॉक्स रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से कैल्शियम के रिलीज को ये रोक देगा, तो मतलब इसको इनिबिट कर देगा।
ठीक है, इसको इनहिबिट कर देगा। तो क्या होगा, तुम्हारा एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं हो पाएगा, न्यूरॉन में आगे एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा, तो तुम्हारी नर्व इम्पल्स क्या होगी, वहीं रुक जाएगी और तुम्हारा मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये पहली चीज़ है बोtulinum टॉक्सिन, जो कि कहाँ लगता है, यहाँ लगता है, इसको रोकता है, कैल्शियम को रोकता है बोtulinum टॉक्सिन। दूसरी सुनो, यहाँ पे क्या होता है, एसिटाइल होता है, सिर्फ एसिटाइल, हाँ सिर्फ एसिटाइल होता है, उससे कोलिन आके जुड़ता है, उससे कोलिन आके जुड़ता है, वो बनते हैं एसिटाइल कोलिन, और फिर ये दोनों मिलके बनते हैं एसिटाइल कोलिन कोएंजाइम है, और वो जाते हैं वेसाइकल में। कहाँ जाते हैं, वेसाइकल में। तो एक ड्रग होती है, जस्ट सेकेंड, हाँ एक ड्रग होती है जो इसको वेसाइकल में जाने से रोकती है। वो कौन सी ड्रग होती है, याद रखना, वेसिमिकॉल, वेसिमिकॉल, जो कि क्या करती है, इस एसिटाइलकोलिन कोएंजाइम ए को वेसिकल में जाने से रोकती है। तो क्या होगा, तुम्हारे वेसाइकल में एसिटाइलकोलिन स्टोर ही नहीं है, तो जब तुम्हारी नर्व इम्पल्स आएगी तो भले ही वो तुम्हारा वेसाइकल नीचे भी चले जाए, लेकिन उसमें एसिटाइलकोलिन तो है ही नहीं, तो क्या निकलेगा, कुछ निकलेगा। तो ये भी क्या कर, मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर देगा। इसके बाद में एक और चीज़ होती है जो कि एसिटाइलकोलिन को रोकती है, वो है ये क्या है भैया, तो ये है कोलिन एस्टरेज एंजाइम। ये तुमने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में कि करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है टू डिस्ट्रॉय एसिटाइल कोलिन इनटू एसिटाइल या एसिटेट और कोलिन प्लस कोलिन। समझ में आया, मतलब एसिटाइल कोलिन को तोड़ के एसिटेट और कोलिन बना देता है। सो जो ये तुम्हारा है कौन, कोलिन एस्टरेज एंजाइम, ये होता है अलग अलग टाइप का, दो टाइप का होता है, एक होता है अच्छे और एक होता है बच्चे। यस, अच्छे और बच्चे। अच्छे का फुल फॉर्म क्या है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम। ठीक है, एसिटाइल कोलिन याद रखना है, ACH का मतलब होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, जो कि कहाँ होता है, जो कि प्रीसिनेप्टिक पे होता है, प्रीसिनेप्टिक पे होता है पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि क्या करता है, तो एंडोजीनियस एसिटाइल कोलिन को रोक देता है, को कम करता है मतलब। और बच्चे क्या होता है, तो बच्चे होता है ब्यूटराइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम। ब्यूटराइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम ये क्या करता है, तो ये तुम्हारे एक्सोजीनियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रोक देगा। किसको रोकेगा, एक्सोजीनियस एसिटाइल कोलिन को रोक देगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये होता कहाँ है, तो ये होता है प्लाज्मा में, लिवर में और किडनी में। समझ में आया क्या, एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस, प्लाज्मा, लीवर, किडनी, कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अच्छे बच्चे कोलिन एस्टरेज एंजाइम दो टाइप के होते हैं, अच्छे और बच्चे। अच्छे क्या होते हैं, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, बच्चे क्या होते हैं, ब्यूटाइल कोलिन एस्टरेज। जो अपना एसिटाइल कोलिन एस्टरेज है वो एंडोजीनियस एसिटाइल कोलिन को कम कर देता है। जो अपना बच्चे हैं यानी कि ब्यूटाइल कोलिन एस्टरेज है वो क्या करता है, एक्सोजीनियस एसिटाइल कोलिन को कम कर देता है। जो बच्चे हैं वो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा, लीवर और किडनी में। चलो, अभी अपन ने एक ड्रग का नाम पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो तो बता दूं, बोट्यूलिनम टॉक्सिन। क्या है ये, आओ इसके बारे में थोड़ा पढ़ें। ये जो बोटुलिनम टॉक्सिन है ये ऐसी वैसी नहीं है, डिराइव होती है कहाँ से, डिराइव्ड फ्रॉम क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। चलो, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिनी सॉरी, ब्यूटिलिनी, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिनी ये दो टाइप की होती है, ए और बी, जिसमें से ए टाइप जो होता है वो ज़्यादा प्रेफर होता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो बताया था मैंने, ये ब्लॉक करता है कैल्शियम चैनल्स को। किसको ब्लॉक करता है, ब्लॉक द कैल्शियम चैनल्स। किसको ब्लॉक करता है, ब्लॉक द कैल्शियम चैनल्स, जो कि ब्लॉक करते हैं या इनिबिट करता है एसिटाइल कोलिन के रिलीज को, ठीक है। एसिटाइल कोलिन के रिलीज को इनिबिट करता है और ब्लॉक करता है किसको, कैल्शियम चैनल्स को। उसके बाद अपनी आती है इसका यूजेस, इसके यूजेस।
तो इसका यूज़ क्या है? सबसे पहला मसल कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है। एक सेकेंड, हाँ कम करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद इन ट्रीटमेंट ऑफ, मतलब वो इसका ट्रीटमेंट ऑफ रिजिडिटी, मस्कुलर रिजिडिटी, मस्कुलर रिजिडिटी, ठीक है, जैसे कि एक्लीजिया कार्डिया में होती है, एक्लीजिया कार्डिया में होती है। एक्लीजिया कार्डिया पता है ना क्या होता है? GERD, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, GIRD, हाँ GIRD, जिसमें अपना जो नीचे का लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो जो अपना फूड कंटेंट है वो अपनी बॉडी में नहीं आ पाता, मतलब अपने स्टमक में नहीं आ पाता। जब स्टमक में नहीं आ पाता तो कहाँ आएगा? इसोफेगस में। वो इसोफेगस में स्टोर होने लगता है, जिससे इसोफेगस धीरे धीरे डायलेट होती है और वो कॉज करती है इसोफेजियल वेरासिस कॉज करती है, ठीक है, याद रखना। ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ मसल रिजिडिटी, मस्कुलर रिजिडिटी। सेकेंड, ट्रीटमेंट ऑफ पेन, ट्रीटमेंट ऑफ पेन, पेन इन क्रॉनिक माइग्रेन, ट्रीटमेंट ऑफ पेन इन क्रॉनिक माइग्रेन। उसके बाद कॉस्मेटिक इफेक्ट आता है इसका एक, कॉस्मेटिक इफेक्ट। अब कॉस्मेटिक इफेक्ट क्या है तो याद रखना, कॉस्मेटिक इफेक्ट में आता है ट्रीटमेंट ऑफ रिंकल्स। यस, फीमेल जो हीरोइन होती है, जितनी भी एक्ट्रेसेस है, वो बोटॉक्स इंजेक्शन लेती है। क्या कराती है? बोटॉक्स इंजेक्शन लेती है फेस पे, लोकल इंजेक्शन होते हैं ये, और ये पर प्रिवेंटिंग द रिंकल्स, रिंकल्स को प्रिवेंट करने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन लिए जाते हैं फेस पे, लोकल लोकल इंजेक्शन होते हैं ये, याद रखना। और इसके साइड इफेक्ट क्या होता है? तो इसका साइड इफेक्ट होता है लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, फेस का एक्सप्रेशन लॉस हो जाता है, क्योंकि मसल को, मतलब क्योंकि मसल को तुमने क्या करा? ड्यूज एट्रोफी में डाल दिया। कैसे? तुमने क्या करा? बोटॉक्स डाला, एसिटाइलकोलिन तुमने रिलीज नहीं होने दिया, तो उससे क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। अगर ज़्यादा लंबे समय तक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है तो उससे होता है ड्यूज एट्रोफी, ठीक है, वो कॉज हो जाता है, जिससे तुम्हारा मसल फेशियल एक्सप्रेशन है वो आ नहीं पाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? उसके बाद अपन बात करते हैं रिसेप्टर्स की। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद में मैं कोलिनर्जिक ड्रग की एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप अच्छे से कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ेंगे। रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स होते हैं दो टाइप के, निकोटिनिक और मस्करिनिक। जो निकोटिन रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। अपन ने पढ़ा था जनरल फार्मा में, रिसेप्टर्स की सेपरेट वीडियो है, जाके देख लो, इंपॉर्टेंट है वो, बताया था मैंने। आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स है ना, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स जो कंडक्ट किसको करते हैं, और ये स्पेशली कंडक्ट करते हैं किसको? सोडियम आयन को। उसमें दो थे, सोडियम और क्लोरीन का। अब मैं नहीं बताऊंगा, जाकर देखो वीडियो पूरी। एक्साइटेटरी, ठीक है, जो कि एक्साइटेटरी होता है। जो अपना मस्करनिक रिसेप्टर होता है वो कौन सा होता है? तो वो GPCR रिसेप्टर होता है। कौन सा होता है? GPCR रिसेप्टर। इसका एक और नाम मैंने बताया था उस टाइम पे, वो बताया था, उसका नाम होता है मेटेबोट्रोफिक रिसेप्टर, मेटेबोट्रोफिक रिसेप्टर्स। जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं उनमें बात क्या होती है कि दो टाइप के होते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, NN और NM। जो NN रिसेप्टर्स होते हैं और जो NM रिसेप्टर्स होते हैं, इन्होंने फ़र्क क्या और डिस्कस करते हैं। लोकेशन, पहला पॉइंट। दूसरा, सब यूनिट। तीसरा, एगोनिस्ट। चौथा, एंटागोनिस्ट। चलो नाउ डिस्कस। तो जो NN रिसेप्टर्स है वो कहाँ प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है न्यूरॉन्स में, इंटर न्यूरॉन अपने अंदर, मतलब न्यूरॉन में अंदर, ठीक है। और प्लस
एड्रिनल मेड्यूला में, एड्रिनल मेड्यूला में। जो एनएम रिसेप्टर्स है वो कहाँ प्रेजेंट है? स्केलेटल मसल पे, स्केलेटल मसल में, ठीक है, स्केलेटल मसल में। सब यूनिट जो है सारी अल्फा है प्लस एक बीटा है। मैंने बताया था बीच में एक ये पेंटामेरिक रोसेट होता है, बीच में एक ऐसा होता है, और इसके आजू बाजू सब ऐसे 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 होते हैं, पेंटामेरिक रोसेट बनाते हैं पूरा। वीडियो देखो जाके पता लग जाएगा, ठीक है। जो सब यूनिट है एनएम के वो कौन सी होती है? 2 अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा, ठीक है। उसका आती है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट इसके गोनिस्ट। एगोनिस्ट कौन है? एनएन रिसेप्टर्स का निकोटिन, वो एनएम और एनएम दोनों का होता है, निकोटिन और डीएमपीपी। इसका भी होता है निकोटिन और इसका होता है पीटीएमएन, पीटीएमएन। चलो एंटागोनिस्ट में बात करेंगे तो एंटागोनिस्ट में गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स जो होते हैं वो एनएन रिसेप्टर्स के लिए होते हैं एंटागोनिस्ट। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स किसके लिए होते हैं? अपने एनएन रिसेप्टर्स के लिए होते हैं। और जो एनएम रिसेप्टर्स के लिए होते हैं वो होते हैं एनडीएमआर। अब ये एनडीएमआर क्या होता है भैया? याद रखना, नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। अब ये गोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होता है, ये भी डाउट होता है जब स्टार्ट करते हैं अपन। एगोनिस्ट मतलब वो जो अपन चाहते वो इफेक्ट आए, एंटागोनिस्ट जो चाहते हैं इफेक्ट को रोक दे। फॉर सपोज ये अपन बात करते हैं इसकी एनएम रिसेप्टर्स की। मैं चाहता हूँ कि मेरी उंगलियाँ फोल्ड मतलब हो, कर्ल हो, ठीक है। मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मसल्स मेरी कि मेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी मेरी, और मैं अपनी फिस्ट क्लब मेरी क्लेंच फिस्ट बना लूँगा, ठीक है। अब क्या हुआ? अगर मैं एगोनिस्ट दूंगा तो वो चीज़ होगी, जैसे निकोटिन मैंने दिया तो भैया मेरे सारे मस्कुलर चीज़ आराम चलेगी। लेकिन अगर मैंने इसको एनएमडीआर दे दिया तो क्या होगा? मसल रिलैक्सेंट, नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट नाम ही उसका है। मतलब क्या करेगा? सारी बॉडी में जितनी मसल होगी सबका एसिटाइलकोलिन रोक देगा। अगर सिस्टमिक दूंगा तो लोकल दूंगा तो लोकली रोकेगा, लोकली अगर हाथ में दी तो लोकली रोकेगा, वो सिर्फ हाथ की मसल पैरालाइज करेगा, मसल रिलैक्स करेगा, पैरालाइज नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट है। मसल करेगा, रिलैक्स करेगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि तुम्हारा रिसेप्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि रिसेप्टर क्या है? ब्लॉक्ड है एंटागोनिस्ट से। एंटागोनिस्ट मतलब वही ब्लॉकिंग, ब्लॉकर्स। उसके बाद बात करते हैं अपन किसकी? एम यानी कि मस्करेनिक रिसेप्टर्स। दिस इज अ ह्यूज थिंग, मस्करेनिक रिसेप्टर्स। मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं सबसे पहले टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? तो 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स। M1 से लेकर M5 तक होते हैं, ठीक है। जिसमें से M1, M3 और M5 जो होते हैं ये होते हैं तुम्हारे GQ रिसेप्टर्स। कौन से होते हैं? GQ रिसेप्टर्स एक्साइटेटरी होते हैं, एक्साइटेटरी होते हैं। M2 और M4 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो GI रिसेप्टर्स होते हैं, इनिबिटरी होते हैं। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? GI रिसेप्टर्स इनिबिटरी होते हैं। M1, M3, M5 ऑड नंबर वाले कैसे होंगे? GQ रिसेप्टर्स होते हैं, एक्साइटेटरी होते हैं। M2 और M4 कैसे होते हैं? इनिबिटरी होते हैं, GI रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट, GQ रिसेप्टर करता है क्या है? तो ये IP3 आइनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस DAG, इन ये तो मैकेनिज्म में चलता है। और जो GI रिसेप्टर होता है वो साइक्लिक AMP को कम करता है, प्रोटीन काइनेस A वाली पाथवे को रोक देता है, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आई कुछ? M1, M2, M3 क्या? M1, M3 और M5 GQ होते हैं, एक्साइटेटरी होते हैं। M2 और M4 कैसे होते हैं? इनिबिटरी होते हैं। चलो अपन बात करते हैं किसकी? M1, M2 और M3 की। M4, M5 की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि वो बॉडी में रेयरली फाउंड होते हैं, इसलिए बात नहीं करते हैं। चलो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट M1 रिसेप्टर्स। M1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे? लोकेशन, इफेक्ट, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ठीक है। सबसे पहला M1 रिसेप्टर्स स्टमक में प्रेजेंट होगा। इफेक्ट HCl को बढ़ा देगा। एगोनिस्ट होता है इसका ऑक्सो ट्रिमोरिन,
M1 एगोनिस्ट क्या करेगा, HCl को बढ़ा देगा। एंटागोनिस्ट क्या होता है, पायरेंजेपिन। पायरेंजेपिन क्या करेगा, HCl को कम कर देगा। ठीक है। M2 कहाँ होता है, हार्ट पे होता है। हार्ट में ही बेसिकली कहाँ, SA और AV नोड पे। क्या करेगा, M2 सुनना, हाँ M2 इंपॉर्टेंट है, ये देखो M2 क्या था, M2M4 GI इनिबिटरी, यानी कि क्या करेंगे, हार्ट रेट को कम कर देंगे। M1 एक्साइटेटरी, HCl सिक्रेशन को बढ़ा देगा। चीज़ें मैच करती है, इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुना करो, ठीक है। तो हार्ट रेट को कम कर दिया, प्लस कंडक्शन को भी कम कर देगा, कंडक्शन को भी कम कर देगा। उसके बाद इसका एगोनिस्ट क्या होता है, मिथेनाकोलिन। क्या होता है, मिथाकोलिन। और इस पे आता है भैया MCQ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ लिख देता हूँ साइड में। M2 का एगोनिस्ट है मिथाकोलिन। नीट पीजी में ना आए, यूनिवर्सिटी में तो आता ही आता है, ठीक है। और लास्ट है अपना M3। तो जो M3 है वो कहाँ होता है, रेस्ट ऑफ द बॉडी। स्टमक और हार्ट को छोड़ के बॉडी के जितने ऑर्गन, जितनी मसल्स हैं, सब में होगा तुम्हारा M3 रिसेप्टर्स, रेस्ट ऑफ बॉडी। ऐसा नहीं है कि अगर M3 है तो M2 नहीं मिलेगा, या M2 है तो M3 नहीं मिलेगा, होता है, प्रीडोमिनेंटली नहीं होता। डोमिनेंटली अगर मैं बात करूँ वहाँ किडनी की, तो वहाँ सिर्फ M3 होने चाहिए डोमिनेंटली। अगर वहाँ पे 20 मस्कुलर रिसेप्टर्स है तो उसमें से 18 M3 होंगे, सिर्फ 2 M2 होंगे, M1 होंगे, ठीक है। एज कम्पेयर टू हार्ट में अगर 10 मस्कुलर रिसेप्टर है तो उसमें 8 जो होंगे वो M2 होंगे, लेकिन M1 भी होगा और M3 भी होगा, डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन डोमिनेटली तुमको यही दिखेंगे वहाँ पे। रेस्ट ऑफ बॉडी ऐसे कि अपने स्मूथ मसल्स हो गए, ग्लैंड्स हो गई, ठीक है, एंडोथीलियम हो गई। M3 क्या करेगा, याद रखना, कुछ चीज़ बढ़ाएगा, ये याद रखना, कुछ चीज़ बढ़ाएगा क्योंकि एक्साइटेटरी है। अपनी एंडोथीलियम में हो गई और स्मूथ मसल्स में हो गई। ग्लैंड्स में ये क्या करती है, ग्लैंड्स में सिक्रेशन को बढ़ाती है, बोला था बढ़ाएगा, ठीक है। एंडोथीलियम क्या करेगा, विजुअलाइजेशन को बढ़ाएगा। और स्मूथ मसल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, उसके बाद अपन बात करते हैं इसके एगोनिस्ट की, जो इसका एगोनिस्ट होता है बेथनाकोल। और इसका एंटागोनिस्ट इंपॉर्टेंट होता है सल्फेनासिन, ठीक है। M3 का एंटागोनिस्ट सल्फीनासिन, मत भूलना, बेथनाकोल, मिथाकोलिन, सल्फेनासिन मत भूलना। ऑक्सीट्रेमोरिन एक बार को याद करो ना करो, M1 एगोनिस्ट होता है और M1 एंटागोनिस्ट का होता है पैरेंजेपिन। सो थैंक यू आप सभी का कि आप यहाँ तक आए और आपने हमारे साथ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की शुरुआत करी है। अब हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें, तो आपको पूरा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हम डिटेल में डीप समझा देंगे ताकि आप कभी ना उसको भूलें। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।